नमस्कार दोस्तों, मैं अनुतोषा सबका जीएस क्वेश्चन पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के तहत भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं और लगभग 250 से भी ज़्यादा छोटे छोटे बंदरगाह पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो बंदरगाह होते क्या हैं, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए जहाँ पे ट्रेनें रुकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन बोलते हैं। जहाँ पे आपका बसें रुकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बस स्टैंड बोलते हैं। वैसे ही जहाँ पे जल जहाज़ें रुकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। आखिर इन बंदरगाहों का विकास क्यों किया जाता है ये समझिए। देखिए किसी भी देश का जो व्यापार है, यानी सर्वाधिक देश का अगर किसी भी देश का व्यापार देखा जाए तो बंदरगाहों के द्वारा ही होता है। क्योंकि जो भी आपका भारी भारी सामानें होती है, भारी भारी वस्तुएँ होती है, उसको एक देश से दूसरे देश ले जाना या तो वायुमार्ग द्वारा या फिर सड़क मार्ग द्वारा संभव नहीं होता। वायुमार्ग द्वारा तो आप उतना भारी सामान ले ही नहीं जा सकते हैं, और अगर ले भी जाइएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट क्या करना पड़ता है ना, चुकाना पड़ता है। और चूँकि हर एक जगह आपका जो स्थलीय मार्ग है नहीं, यानी रोड ले जाना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग जलीय मार्ग का क्या करते हैं ना, उपयोग करते हैं। और इसी जल मार्ग के विकास के लिए हम लोग बंदरगाहों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। अब देखिए ये जो बंदरगाहें होती हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हम लोग का कृत्रिम बंदरगाह और दूसरा होता है प्राकृतिक बंदरगाह, या फिर प्राकृतिक बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह, जो बोलिएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस आप समझिए कि बंदरगाहों का जब विकास किया जाता है तो फिर प्राकृतिक कैसे हो गया। तो देखिए कुछ कुछ बंदरगाहें ऐसी होती है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है, यानी वहाँ हम लोग जहाज़ों को सुरक्षा देने के लिए जो मानवीय हस्तक्षेप है, यानी अपने से जो भी निर्माण काम है वो बहुत कम करते हैं, उसको हम लोग प्राकृतिक बंदरगाह बोलते हैं। हम लोग का भारत में जो प्राकृतिक बंदरगाह है, जैसे आप देख रहे हैं जो मुंबई बंदरगाह है हम लोग का, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र के मुंबई में। तो ये मुंबई बंदरगाह हम लोग का पूर्ण रूप से क्या है ना, प्राकृतिक बंदरगाह है। जस्ट वैसे ही हम लोग का जो कोचीन बंदरगाह है ये भी क्या है, हम लोग का प्राकृतिक बंदरगाह है। लेकिन अगर आप कांडला बंदरगाह या फिर जो नवा सेवा बंदरगाह है, इस सब बंदरगाह को या फिर चेन्नई बंदरगाह को देखिएगा, ये सब हम लोग क्या है ना, कृत्रिम बंदरगाह है, यानी यहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हुआ है। अब आप बोलिए कि मानवीय हस्तक्षेप क्यों होता है, तो एक चीज़ समझिए। देखिए ये चूँकि हम लोग का पूरा सागर है और सागरों में अक्सर लहरें आती है नहीं, और जब लहरें आती हैं तो ये अपने साथ बहुत बड़ी बड़ी क्या ना लहर ले आती है। अब देखिए मान के चलिए यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग रुकावट वाला चीज़ नहीं रखते हैं या फिर कोई भी दीवार नहीं बनाते हैं तो ये सीधा लहरें जाके कहाँ से टकराएगी ना, जो यहाँ पे जहाज़ खड़ी है नहीं, उस जहाज़ से आके क्या हो जाएगी, टकराएगी। तो इससे क्या होगा ना, जो जहाज़ आपका खड़ी है वो सीधे जाके बंदरगाह से जाके टकराएगी। इससे आपका जो बंदरगाह है नहीं उसका नुकसान होगा, साथ ही साथ किसका नुकसान होगा, जहाज़ का नुकसान होगा। तो अगर हम लोग ये जो लहरों को रोकने के लिए जो भी दीवारें खड़ी करनी होती है वो अगर हम लोग अपने से करते हैं नहीं, जो कि प्राकृतिक रूप से विद्यमान नहीं होता है, तो उन सभी बंदरगाहों को हम लोग कृत्रिम बंदरगाह बोलते हैं। और अगर ये दीवारें पहाड़ के रूप में या फिर कुछ चट्टानों के रूप में पहले से विद्यमान होती है जो कि लहरों को रोकती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, प्राकृतिक बंदरगाह बोलते हैं। जैसे आप विशाखापट्टनम बंदरगाह का नाम सुने होंगे, यहाँ पे हम लोग का डॉल्फिन नोज नाम का क्या पाया जाता है ना, पर्वत श्रृंखला पाया जाता है, यानी पर्वत पाया जाता है डॉल्फिन नोज। उसका आकार जो है डॉल्फिन मछली के नाक के आकार का, इसलिए उसको बोला जाता है डॉल्फिन नोज। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह को जो सुरक्षा प्रदान करता है, यहाँ पे जो जहाज़ें आती है उसको जो सुरक्षा प्रदान किया जाता है वो डॉल्फिन नोज पहाड़ द्वारा किया जाता है। इसलिए विशाखापट्टनम बंदरगाह हम लोग क्या है ना, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह के बारे में बढ़िया से समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग भारत में जो हम लोग का प्रमुख 13 बड़े बंदरगाह है, सबसे पहले उसके बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। एक्चुअल में जो बंदरगाह से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, यानी ये फैक्ट से रिलेटेड होते हैं, जो कि आपको याद करना पड़ता है। आपको सारे फैक्ट एक बार देख लेना पड़ता है, उसके बाद उसको सारे याद करना पड़ता है। और मैं अभी आपको यही कराने वाला हूँ कि जितने भी फैक्ट है उसको बढ़िया से बताऊँगा, आपको याद कराऊँगा, और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करूँगा। अब देखिए इन 13 बंदरगाहों को तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, साथ ही साथ जो भी छोटे छोटे बंदरगाह है नहीं जो कि इम्पोर्टेंट है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए चूँकि जो भी बंदरगाह है ये समुद्र के तट पे ही मिलेंगे, और हम लोग कल पढ़े थे कि हम लोग का जो मुख्य भूमि का तट है नहीं वो कितना किलोमीटर लंबा है, 6100 किलोमीटर। नहीं कुछ लड़का को ये देख के राज नहीं आएगा कि तट का लंबा 6100 बोल रहा है, लेकिन हम लोग तो पढ़े हैं कितना, 15.6 किलोमीटर नहीं। अब देखिए ये हम लोग का मुख्य भूमि के तट का लंबाई है,
चूँकि भारत का मुख्य भूमि से भी अलग अलग कुछ ऐसे द्वीप है नहीं, क्योंकि मुख्य भूमि से हटे हुए हैं। जैसे आप लक्षद्वीप को इधर देखते हैं जो कि अरब सागर में है नहीं, और ये जो हम लोग का अंडमान निकोबार है नहीं। फिर आप अगर देखिएगा जो हम लोग का इधर दमन और दीव है नहीं, ये सभी द्वीप क्या है, हम लोग का मुख्य भूमि से अलग है नहीं। अगर इन सभी तटों की भी जो लंबाई है उसको जोड़ा जाए तब हम लोग का कुल जो तटीय लंबाई है वो कितना हो जाता है हम लोग का 7515.6 किलोमीटर या फिर 7515 किलोमीटर आप याद रखिए। और अगर सिर्फ मुख्य भूमि का तटीय लंबाई रेखा जाए तो कितना किलोमीटर होगा, 6100 किलोमीटर। आशा करते हैं ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा। अब देखिए, क्योंकि हम लोग का जो तटीय राज्य है वो हम लोग कल कितना पढ़े थे, 9 राज्य पढ़े थे नहीं, यानी मुख्य भूमि वाला जो हम लोग का तट राज्य है वो कितना है, 9 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ा जाए तो टोटल हम लोगों का 13 राज्य हो जाते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्य मिला के टोटल कितना हो जाते हैं, 13। उसमें 4 आपको केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ना होता है। जैसे यहाँ हम लोग का क्या है ना, लक्षद्वीप है, यहाँ हम लोग पढ़े थे क्या, दमन और दीव। यहाँ क्या हम लोग का है, अंडमान निकोबार, 3 हो गया, तो 9 और 3 12। और एक जो हम लोग का यहाँ पाया जाता है पुडुचेरी, जो कि सिर्फ एक आपका राज्य में फैला हुआ नहीं है, ये 3 राज्य में फैला हुआ है। क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो क्या हम लोग का पुडुचेरी है। पुडुचेरी आपका 3 राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। पुडुचेरी का 4 जिला भी ये पूछा जाता है कि पुडुचेरी में कितने जिले हैं, तो पुडुचेरी में 4 जिले हैं। पहला जिला जो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है उसका नाम है यमन। फिर आपका तमिलनाडु में इसका 2 जिला पाया जाता है, एक का नाम है कराईकल और दूसरा का नाम है आपका पुडुचेरी। और जो चौथा जिला इसका पाया जाता है वो केरल में पाया जाता है, उसका नाम है माहे। अब देखिए, तो इस प्रकार से जो हम लोग का अगर वो 4 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा जाए तो कुल मिला के 13 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में क्या है हम लोग का तट फैला हुआ। तो इसी तटों पे क्या पाए जाएंगे हम लोग का, जो भी बंदरगाह है वो पाए जाएंगे। अब देखिए इन 13 बंदरगाहों को सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग का राज्य है वो क्या है, गुजरात है। गुजरात में हम लोग का बड़ा बंदरगाह सिर्फ एक ही पाया जाता है, उसका नाम है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। ये जो कांडला बंदरगाह है, यहाँ हम लोग का भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार किस बंदरगाह से होता है तो आपको बताना पड़ेगा क्या, कांडला बंदरगाह से होता है। देखिए अब यहाँ से व्यापार सबसे ज़्यादा होता है, इसका कारण भी है क्योंकि गुजरात आज से नहीं, प्राचीन भारत से ही क्या रहा है ना, व्यापारिक प्रदेश रहा है गुजरात, इसलिए यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या होता है, व्यापार होता है। दूसरा कारण ये भी है कि कांडला बंदरगाह क्या है हम लोग का ना, कर मुक्त बंदरगाह है। अगर आपको पूछा जाए कि भारत का कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कि कर मुक्त है तो आपको बताना पड़ेगा कि कांडला बंदरगाह है, जो कि क्या है हम लोग का कर मुक्त है। ये हम लोग का ज्वारीय बंदरगाह है। अगर इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है अभी हम लोग पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़े कि भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ से होता है, कांडला बंदरगाह से होता है। दूसरा हम लोग पढ़े कि जो कांडला बंदरगाह ये क्या हम लोग का ना, कर मुक्त बंदरगाह है। नहीं, यहाँ पे कोई भी यानी व्यापार करने के लिए टैक्स नहीं लिया जाता है, इस कारण यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार भी होता है। तीसरा हम लोग क्या पढ़े कि कांडला बंदरगाह क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है, यानी ज्वार का जो पानी अंदर आता है उसी के सहारे जहाज भी क्या आता है ना, कांडला बंदरगाह तक घुसता है, इसलिए इसको ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। अब देखिए कांडला बंदरगाह से रिलेटेड और एक फैक्ट क्या है हम लोग का कि कांडला बंदरगाह में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का भी क्या होता है ना, आयात और निर्यात होता है। नहीं, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का जनरली हम लोग आयात ही करते हैं पेट्रोलियम का, तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का आयात कहाँ से होता है हम लोग का, कांडला बंदरगाह से होता है। और ये कांडला बंदरगाह हम लोग का गुजरात राज्य में क्या है ना स्थित है। आशा करते हैं कांडला के बारे में आपको सभी फैक्ट याद भी हो गए होंगे और आप जान भी गए होंगे। अब देखिए हम लोग आते हैं मुंबई बंदरगाह के बारे में। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो क्या हम लोग का मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछा जाए तो मुंबई बंदरगाह। अगर भारत का सबसे व्यस्तम यानी सबसे ज़्यादा जहाँ से व्यापार होता है वो बंदरगाह पूछा जाए तो फिर वो कांडला हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा बंदरगाह क्या हो जाएगा, मुंबई। अब देखिए इस मुंबई बंदरगाह में जब पूरा भार आ जाता, पूरा लोड आ जाता था, यानी बहुत सारे जहाज आके खड़े हो जाते थे, तो उस लोड को कम करने के लिए जस्ट इसके नीचे ही एक बंदरगाह खोला गया है। नहीं, जो कि पूर्णतः हम लोग का कृत्रिम बंदरगाह है या फिर सबसे नया बंदरगाह है, वो है हम लोग का नवा सिवा। कौन सा बंदरगाह है, नवा सिवा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत का सबसे नवीनतम बंदरगाह कौन सा है, तो आपको बोलना होगा कि भारत का सबसे नवीनतम बंदरगाह क्या है, नवा सिवा बंदरगाह। अब देखिए इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नवा सिवा बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, तो नवा सिवा बंदरगाह का दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कभी कभार मुंबई बंदरगाह नहीं दे के आपको जुहू मुंबई भी देगा, क्या देंगे, जुहू मुंबई, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मुंबई बंदरगाह का दूसरा नाम जुहू मुंबई भी है। अब देखिए
इधर हम लोग 3 बंदरगाह पढ़ लिए, सबसे पहले कांडला बंदरगाह, फिर मुंबई बंदरगाह, फिर उसके बाद नवा शेवा बंदरगाह। अब देखिए इसके नीचे जब आते हैं हम लोग तो यहाँ हम लोग का गोवा है। कौन सा राज्य है? गोवा। इस गोवा में हम लोग का मुर्मुगाओ बंदरगाह पाया जाता है। कौन सा बंदरगाह पाया जाता है? मुर्मुगाओ बंदरगाह। ये मुर्मुगाओ बंदरगाह जो है ये पर्यटन की दृष्टि से सबसे उन्नत बंदरगाह है। अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा बंदरगाह पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उन्नत है तो आपको बोलना होगा कौन सा बंदरगाह? मुर्मुगाओ बंदरगाह। क्योंकि आपको पता ही है कि गोवा पर्यटन के लिए ही फेमस है, तो यहाँ बहुत सारे विदेशी भी आते हैं। किसके लिए? पर्यटन के लिए आते हैं। तो इस कारण यहाँ जो बंदरगाह को डेवलप किया गया है वो बंदरगाह हम लोग का पर्यटन के लिए विकसित किया गया है। उसका नाम क्या है? मुर्मुगाओ बंदरगाह। देखिए गाओ लास्ट में लगा ही हुआ है, आपको देख के लग जाए कि ये कहाँ पे है? गोवा में है। अब देखिए इसके जस्ट नीचे हम लोग का कर्नाटक स्टेट है, कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक में हम लोग एक बंदरगाह है, उसका नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये न्यू मंगलोर बंदरगाह बहुत ही ज़्यादा फेमस बंदरगाह है। किसके लिए? ना कोयले के निर्यात, लोहे के निर्यात के लिए। किसके लिए? लोहे के निर्यात के लिए। क्योंकि हम लोग का पता है कि जो हम लोग का कर्नाटक राज्य है वहाँ लोहा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ जो कुद्रेमुख का खान है या फिर बाबू बुदनगिरी पहाड़ी जो है, नहीं ये कोयले के लिए क्या है ना, पूरा यानी सबसे बड़ा क्षेत्र है, लोहे के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ का लोहा न्यू मंगलोर बंदरगाह होते हुए कहाँ तक भेजा जाता है? हम लोग का ईरान तक भेजा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लोहे का जो व्यापार होता है या फिर जो निर्यात होता है वो किस बंदरगाह से होता है तो आपको बोलना होगा किस बंदरगाह से? न्यू मंगलोर बंदरगाह, जो कहाँ पे स्थित है? हम लोग का कर्नाटक में स्थित है। अब देखिए इसके जस्ट नीचे वाला हम लोग का स्टेट है केरल स्टेट। नहीं, केरल में जो हम लोग का बंदरगाह पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है कोचीन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि कोचीन बंदरगाह हम लोग का बहुत एक सुंदर बंदरगाह है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है? अरब सागर की रानी। आप किसी को ऐसे तो रानी नहीं बोल दीजिएगा, नहीं, राजा के लिए जो रानी चुनी जाएंगे तो बहुत ही सुंदर ना होंगी। क्योंकि ये कोचीन बंदरगाह बहुत ही सुंदर बंदरगाह है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अरब सागर की रानी बोला जाता है। अब देखिए केरल में एक छोटा बंदरगाह भी पाया जाता है हम लोगों का, उसका डिस्कशन अभी हम लोग कर लेते हैं। ये केरल में हम लोगों का कोझिकोड बंदरगाह भी पाया जाता है। कौन सा बंदरगाह? कोझिकोड बंदरगाह। क्योंकि ये कोझिकोड बंदरगाह को ही पहले कालीकट बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसको अभी हमको बताना पड़ा कि कालीकट बंदरगाह जहाँ पे हम लोग कौन आया था? वास्को डी गामा पहली बार आया था, नहीं, उसका अभी नाम क्या हो गया? कोझिकोड बंदरगाह हो गया है। अब देखिए जैसे ही चूँकि हम लोग ये पूरा हम लोग का अरब सागर वाला तट था यानी पश्चिमी तट था, इस पश्चिमी तट में हम लोग का 6 बड़े बंदरगाह को हम लोग देखे। सबसे पहले बंदरगाह कांडला बंदरगाह, जो अभी हम लोग कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद महाराष्ट्र में हम लोग का 2 बंदरगाह स्थित है, एक मुंबई बंदरगाह, दूसरा नवा शेवा बंदरगाह। फिर हम लोग गोवा में देखे एक बंदरगाह, क्या? मुर्मुगाओ बंदरगाह। फिर कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह, और हम लोग का केरल में क्या कौन सा बंदरगाह देखे? कोचीन बंदरगाह। ये हम लोग का जो पश्चिमी तट है यहाँ पे 6 बड़े बंदरगाह है। जस्ट वैसे ही हम लोग का पूर्वी तट में भी कितना है ना? 6 बड़े बंदरगाह है। सबको हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए, ये चूँकि हम लोग का कौन सा स्टेट है? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हम लोगों का तमिलनाडु स्टेट है। नहीं, इस तमिलनाडु स्टेट में सबसे ज़्यादा बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं और उसकी संख्या है 3। अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं तो वो है तमिलनाडु, यहाँ पे 3 बड़े बंदरगाह हैं। अब देखिए सबसे पहला हम लोग का जो बंदरगाह है वो है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन का खासियत ये है कि ये हम लोग का भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत का सबसे कम गहरा या फिर छिछला बंदरगाह कौन सा है तो आपको क्या बोलना होगा? तूतीकोरिन बंदरगाह। नहीं, इसके जस्ट ऊपर है हम लोग का कौन सा बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है तो आप क्या बोलिएगा? चेन्नई बंदरगाह। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह। अब चेन्नई बंदरगाह के जस्ट ऊपर है हम लोग का कौन सा बंदरगाह? एन्नोर बंदरगाह। अब देखिए एन्नोर बंदरगाह से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए पूछा जाता है कि भारत में जो कॉर्पोरेट बंदरगाह है या फिर जो निगम आधारित बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है, तो एन्नोर बंदरगाह। अब आपको मैं समझाता हूँ कि कॉर्पोरेट बंदरगाह और फिर या फिर निगम आधारित बंदरगाह कौन से होते हैं। सामान्य भाषा पे अगर बोला जाए कि वैसा बंदरगाह जिसको हम लोग क्या किया है ना, भारत सरकार भाड़े पे दे दिया है। किस पे दे दिया है? भाड़ा पे। यानी भारत सरकार उसकी देखरेख नहीं करता है, सिर्फ भाड़ा वसूलता है। क्या वसूलता है? भाड़ा। तो जो एन्नोर बंदरगाह है वो कॉर्पोरेट आधारित या फिर निगम आधारित क्या है ना, बंदरगाह है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निगम आधारित बंदरगाह भारत में कौन सा है तो एन्नोर बंदरगाह। ये जो आपका तमिलनाडु का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है नहीं, उसको भाड़े पे दिया गया है। वो इसी बंदरगाह के सहारे जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोयला चाहिए नहीं,
वो कोयला लाता है या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए वो लाता है। अब देखिए जो हम लोग का फेमस बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह। अभी इसके बारे में हम डिस्कस किए थे कि विशाखापट्टनम बंदरगाह में जो भी जहाज आते हैं नहीं, उसकी जो लहरों से रक्षा किया जाता है वो डॉल्फिन नोज़, यानी डॉल्फिन नोज़ का नाम क्या है ना, पहाड़ी है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसका रक्षा किया जाता है। यानी जो भी इधर से लहरें आती है, क्योंकि यहाँ डॉल्फिन नोज़ जैसा इसका क्या है ना, ये क्षेत्र डॉल्फिन नोज़ जैसा यहाँ एक पहाड़ी उठा हुआ है, तो वो लहरें उसी के द्वारा रोक ली जाती है और उसके अंदर जो जहाज़ें हैं वो आसानी से यानी आराम से रह पाता है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह हम लोग का सबसे गहरा बंदरगाह। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है तो क्या बोलेगा? विशाखापट्टनम बंदरगाह। इस विशाखापट्टनम बंदरगाह का ही रक्षा डॉल्फिन नोज़ के द्वारा किया जाता है। अब देखिए इस विशाखापट्टनम बंदरगाह में ही हम लोग का क्या होता है ना, जहाज़ वगैरह का निर्माण होता है, यानी शिपयार्ड। जो शिपयार्ड के लिए फेमस बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है? हम लोग का विशाखापट्टनम बंदरगाह है। जो भी जहाज़ वगैरह का मरम्मत होता है या फिर निर्माण होता है यहीं से होता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से। अब देखिए हम लोग जैसे ऊपर की ओर आते हैं तो हम लोग उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। इससे संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है कि भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो कि चावल के निर्यात के लिए फेमस है, नहीं प्रसिद्ध है। तो पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है, ये किसके निर्यात के लिए फेमस है? चावल के निर्यात के लिए फेमस है। यहाँ से हम लोग का भारत से क्या होता है ना, चावल निर्यात होता है, आयात भी होता है। हम लोग जो आपका इधर बांग्लादेश है वहाँ से हम लोग चावल आयात भी करते हैं। अब देखिए जस्ट इसके ऊपर हम लोग का क्या, कलकत्ता। यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है? हुगली बंदरगाह या फिर कलकत्ता बंदरगाह। देखिए इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि भारत में हम लोग का जो नदी में सबसे बड़ी बंदरगाह है या नदी पर स्थित सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सा है, तो ये कलकत्ता बंदरगाह है या फिर हुगली बंदरगाह जो कि हुगली नदी पर स्थित है। अभी हम लोग जितना भी इधर बंदरगाह पढ़े थे सभी क्या ना हम लोग का सागर में स्थित था, लेकिन ये जो कलकत्ता बंदरगाह ये कहाँ पे स्थित है? आपका हुगली नदी पर स्थित है। तो आशा करते हैं कि जो आपका पूर्वी तट है यहाँ भी आपको 6 बंदरगाह के बारे में पता चल गया। सबसे पहले हम लोग तमिलनाडु में 3 बंदरगाह देखे, तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह। फिर हम लोग आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह को देखे, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह, और फिर हम लोग जो हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह जो कि कलकत्ता में है उसको हम लोग देखे, कलकत्ता बंदरगाह। अब देखिए हम लोग का एक जो बड़ा बंदरगाह है वो आपका अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे स्थित है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत में स्थित जितने भी 13 बड़े बड़े बंदरगाह थे उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन के बारे में देखें, और उससे रिलेटेड जो पूछे गए क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब स्थित छोटे बंदरगाहों के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो हम लोग गुजरात है, यहाँ पे छोटे छोटे बंदरगाह जो है वो ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फेमस छोटे छोटे बंदरगाह पाए जाते हैं। देखिए गुजरात में हम लोग का जो दहेज बंदरगाह है यहाँ पे पाया जाता है आपका दहेज बंदरगाह। इस दहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो रसायन का सबसे ज़्यादा आयात होता है या फिर निर्यात होता है वो इसी दहेज बंदरगाह से होता है। इस कारण दहेज बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये आपका एसएससी का फेमस क्वेश्चन है कि हर एक बार पूछता है, नहीं कि आप अभी जो एसएससी का सेट हुआ है पिछले साल, आप उसमें देखिएगा कि लगभग आपका 7 से 8 सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दहेज बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है। तो दहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम लोग का एक मुद्रा बंदरगाह भी पाया जाता है, पिपुआ बंदरगाह भी पाया जाता है। तो यहाँ हम लोग का 3 छोटा छोटा बंदरगाह फेमस है। एक क्या है? पिपुआ बंदरगाह, फिर मुद्रा बंदरगाह, और फिर हम लोग का दहेज बंदरगाह। और दहेज बंदरगाह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार उड़ीसा में एक बंदरगाह हम लोग का पाया जाता है, उसका नाम है धामरा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? धामरा बंदरगाह। धामरा बंदरगाह जो पारादीप बंदरगाह है ना, इसका लोड कम करने के लिए बनाया गया है धामरा बंदरगाह। और इस प्रकार से पूरे भारत में बहुत सारे छोटे छोटे बंदरगाह हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा फेमस नहीं है, जो कि एग्ज़ाम का पार्ट नहीं बनते हैं, इसलिए उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। आशा करते हैं कि अभी आपको जितना भी बंदरगाह के बारे में बताया गया होगा आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।